दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार स्टेट 2023 का उच्च माध्यमिक हिस्ट्री शिफ्ट 2 का। हालांकि ये शिफ्ट 2 लिखा गया है, लेकिन ये 10 से 12:30 यानी कि सुबह वाली शिफ्ट का ये पेपर है। हिस्ट्री का पेपर है, 15/9/2023 को पूछा गया। अब हिस्ट्री है, इसका सीधा मतलब है कि पेपर 2 है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पेपर 2 लिखना था तो शायद इन्होंने शिफ्ट 2 लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में बिहार स्टेट 2023 में। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, आप लोगों को पीडीएफ की लिंक दे दी जाएगी। फिलहाल चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है, ये जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ बातें बता देना चाहेंगे कि इसमें जो है आंसर की दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, जिसमें बहुत सारी गलतियां भी है। तो जो जवाब यहाँ पर दिया गया है वो जरूरी नहीं है कि सही हो, आप लोग अपने स्तर से वेरीफाई करेंगे और जो जवाब यहाँ पर दिया गया है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणतम स्थल की बात करें तो वो है आपका दैमाबाद। अगला सवाल देख लेते हैं। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जो कि आपका ए सही आंसर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के सामने है। तो वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जवाब होगा चान्होद्रो, जो कि बिहार बोर्ड ने दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही जवाब सही हो, आप लोग अपने स्थल से अपने तरफ से इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है कि कहाँ से एक शील पर 3 मुख वाला व्यक्ति जो पुरुष है वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। तो जवाब इसका जो दिया गया है वो है मोहनजोदारो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। होर्डियम हेक्सास्टिकियम किस फसल की प्रजाति है? भाई इसको पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। हेक्सास्टिकम जो है और होर्डियम ये किस फसल की प्रजाति है? तो ये जो है जौ की प्रजाति है। अगला सवाल, मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मध्य शहर का प्रमाण जो है वो मिला है आपका धौलावीरा से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। किस सैंधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग शिप उद्योग था? तो इसका जवाब दिया गया है लोथल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश के शासक था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य उनका नाम था, तो मौर्य शासन मौर्य वंश से ही वो थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि विद्वत की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग जो है वैसे हम लोग पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग, तो सीधा मतलब है कि वो शुंग वंश के उन्होंने स्थापना किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये सबको पता है। और उनको प्रभावित किया था किस भिक्षु ने? तो उनको प्रभावित किया था उपगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर, तो कलिंग पर विजय तो अशोक ने प्राप्त करी थी, तो सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो है अशोक आपका आंसर हो जाएगा। तो विश्व का इतिहास में एकमात्र राजा जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है धम्म महामंता। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अशोक का जोगरा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? अशोक का जो जोगरा शिलालेख है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित वाला ऑप्शन हम लोगों को सही से पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको डील नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई थी? तो 15वीं सदी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे 14वीं शताब्दी में हुआ था पुनर्जागरण की शुरुआत। और पुनर्जागरण जो है शुरुआत हुआ था
जिस समय 1492-98 में जब भारत और अमेरिका की खोज हुई थी, उसी वक्त की बात है, तो 14वीं शताब्दी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो यूटोपिया जो है वो लिखा गया था थॉमस मोरे द्वारा। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया किसको? तो उसने जो है समाज को ही दोष दिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सियना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? सियना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक जो है वो बनाया गया था एम्ब्रोगियो लॉरेंजेटी के द्वारा। अगला सवाल 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस कलाकार को पेंथियन में दफनाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका आंसर नंबर सी राफेल है। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? तो देखिए, पृथ्वी का चक्कर तो वैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी का चक्कर जो है मैगलन ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैगलन ऑप्शन है नहीं। इन्होंने वास्को डी गामा दिया है, लेकिन मुझे लगता है उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। खैर आगे देखते हैं, मेरी ने किससे शादी की? तो मेरी ने फिलिप से शादी करी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जो सुधार फ्रांस के क्रांति से हुए थे उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? जो सुधार फ्रांस के क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इनमें से सभी है, श्वेत क्रांति, रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति। अगला सवाल देखेंगे, सबसे कम उम्र में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में जिन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की दावेदारी हासिल की, यानी जिन्होंने प्रधानमंत्री बना, वो थे छोटा पीट। अब इसको ऐसे भी याद कर लेंगे कि इंग्लैंड के सबसे कम उम्र तो वो छोटा होगा, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक की बात की जा रही है और आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो 1935 में हुआ था, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1832 में हैजे की बीमारी में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो 1832 में हैजे की बीमारी से 31,000 लोगों की मौत हो गई थी। जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई थी, वैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसे किया? तो देखिए, अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई और वैसे ही अंग्रेज ने भारतीयों को लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर जो है बिगाड़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? ये नागानंद जो है उसको लिखा किसने था? तो उसको जो है हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा जो धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी वो थी 6, ऑप्शन नंबर सी। 29 देखेंगे, किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? तो हर्षवर्धन का इन सभी को जो है संरक्षण प्राप्त था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं। वनपाल कौन थे? वन मतलब जंगल, वन का मतलब होता है जंगल और पाल मतलब रखवाली करने वाला। तो यहाँ से जो है आपका आंसर हो जाएगा वन का जो है रक्षक। अब अगला जो है सवाल है वो है भोग क्या है? भोग क्या है? तो भोग जो है आवधिक पेशकश है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, किस शिलालेख में लता, माधव और गुर्जरों को चालुक्यन शासक के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पर जो है आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एहोल शिलालेख। अगला सवाल, बाण ने हर्षचरित में हिरिनिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? तो वो तो आप सभी को पता होगा, नाचती लड़कियां थी। और मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? क्वेश्चन नंबर आपका 34 आ गया। मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? तो इसका जवाब जो सही उत्तर है वो है कुमारी अंतरीप तक, जो कि दक्षिण में सबसे दक्षिण में स्थित है। तो ऐसे भी हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। चोलों और रोमन के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? तो चोल और रोमन के बीच में लाल सागर से होकर जो है इसका व्यापार हुआ करता था। और कन्नगी कौन थी? तो कन्नगी कौन थी? तो ये थी मनाईकन की बेटी। यहाँ पर पत्नी ऑप्शन दिया गया है, माता दिया गया है, दोस्त दिया गया है, तो नहीं वो बेटी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? तो आप लोगों को पता होगा कि चोलकालीन शिक्षा केंद्र जो है ये इनमें से तीनों था, तो इनमें से सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चोल वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो विजयालय है, लेकिन यहाँ पर जो जवाब दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से वो है राजराज प्रथम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की जो इकाई थी वो थी आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय आप सभी को पता होगा कि लुईस 16वां जो है उस समय फ्रांस पर उनका शासन था। फ्रांसीसी क्रांति जो कि हुआ था आपका 1789 में, तो उस वक्त की ये बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो आतंक का राज जो है वो रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43। दिदरों किस तरह का लेखक था? तो दिदरों दैनिक पत्र का संपादक था, विश्वकोश का संपादक था, गद्य काव्य का लेखक था या आलोचक था? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा विश्वकोश का संपादक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। नेशनल असेंबली में कब करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया गया? कब? नेशनल असेंबली में कब करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, तो ये किया गया था 1789 में। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि रोबेस्पियर का पूरा नाम क्या था? तो आपको बता दें कि रोबेस्पियर का जो पूरा नाम था वो था यहाँ पर मैक्समिलियन रोबेस्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? तो धनी लोग को निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। मुसोलिनी के पार्टी का नाम क्या था? तो ये तो आप सभी को पता होगा। मुसोलिनी के पार्टी का जो नाम था वो था फासिस्ट पार्टी, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ था? तो स्पेन में फ्रैंको का उदय हुआ था। अगला सवाल 49 देखेंगे। तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था? बताइए, इसमें ऑप्शन आप लोगों के सामने है ये चारों। तो तुष्टीकरण की नीति का सबसे ज्यादा समर्थन जिसने दिया उसका सही जवाब दिया गया है वो है चेम्बरलेन। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अब इसमें जो जो सवाल के जवाब गलत आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो सही उत्तर आप लोगों को मालूम होगा। हालांकि बिहार बोर्ड की तरफ से ये आंसर जारी किया गया है, जिसमें त्रुटि पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी डाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल, किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन किया गया था? तो वो था म्यूनिक समझौते के द्वारा। 51 देखेंगे। पर्ल हार्बर क्या था? पर्ल हार्बर क्या था? तो पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा था। 51 के बाद अब देखेंगे 52 नंबर। जर्मनी ने के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए? जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सबसे ज़्यादा बम गिराए? तो ये हो जाएगा आपका ड्रेसडेन पर। अब यहाँ पर ये देखिए बर्लिन पे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब ये करके यहाँ पर हैम्पर पर दिया गया है। इस ए का क्या मतलब है? मतलब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी इधर कुछ ना कुछ आ रही है। खैर जो जवाब दिया गया है वो है ड्रेसडेन पे सबसे ज़्यादा बम गिराया गया था मित्र राष्ट्र के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन का बंटवारा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार जो था वो था उत्बी। आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम खलीफा का क्या नाम था? प्रथम खलीफा का नाम अबू बकर था। अगला सवाल 56।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बताइए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस है दिल्ली, लाहौर, अजमेर, जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली। अगला सवाल, शमसी वंश या इलवारी वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। शमसी वंश, इलवारी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नसीरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन नंबर डी। और रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया था? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की जो प्रथम महिला शासिका थी वो थी, और उन्होंने शासन किया 3 वर्ष 6 महीना यानी 3.5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कुरान खां किसे कहा जाता है? तो कुरान खां ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, लाल महल से जुड़ा सवाल, लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया था? तो लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन जलालुद्दीन खिलजी या बहराम शाह? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। 61 देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित है? अकबर 1955 से 1555 से 1605, और जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658, और औरंगजेब 1658 से 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर जो है जन्म और मृत्यु को लेकर यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, और यहाँ पर ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म के किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन इलाही शायद 1582 में किया था, लेकिन आप लोग कंफर्म होकर हमें बताइएगा। 1580 बिहार सरकार ने यहाँ पर बिहार बोर्ड ने जवाब दिया है 1580। कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, ये तो सही है। हल्दी घाटी 1576, ये भी सही है। रणथंभौर का युद्ध 1569, और यहाँ पर जो चित्तौड़ का युद्ध है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी के ने नहीं किया था? देखिए, एक ही ग्रंथ होगा कोई ना कोई जिसका अनुवाद बदायूं ने नहीं किया होगा और फारसी में। तो उन्होंने किस चीज़ का अनुवाद नहीं किया था बताइए आप लोग। यहाँ पर जवाब जो दिया गया है वो है उपनिषद। ठीक है, रामायण का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, सिंहासन बतीसी का और राजतरंगिणी सबका। राजतरंगिणी किसने लिखा था ये बताइए हमें। राजतरंगिणी जो है वो कल्हन के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल किया था? जब अकबर ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया उसके बाद 3 नए सूबों को उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल किया था, और वो था बरार, खानदेश और अहमदनगर, ऑप्शन नंबर सी। 66 देखेंगे, तारीके शेर शाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये बताइए आपने, तारीके शेर शाही अकबर ने तैयार करवाया था, या इसके लेखक अब्बास खां सरवानी थे, या इसमें शेरशाह के जीवन और कार्यों का उल्लेख हुआ है, या यह तोहफाए अकबर शाही के अकबर शाही से अलग ग्रंथ है? क्या सही है? तो ये जो है ये तीनों ऑप्शन सही है, ये चौथा जो है वो आपका गलत है। 67 देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? बार बार नहीं वाला सवाल आ रहा है, इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे इसके बारे में आप लोग पता करिए, हमें तो इतना जानकारी नहीं है इसके बारे में। खैर जो जवाब सही दिया गया है वो ये दिया गया है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब सही है। ठीक है, आप लोग इसके स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को पता होगा। 68 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव का सही जवाब है। अगला सवाल, सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब के एक प्रतिद्वंदी था। सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर जो जवाब है वो पूर्णिया, ये तो जिला का नाम है भाई। अब ये क्या पूछ रहा है ये आप लोग बताएंगे हमें कि ये जवाब पूर्णिया आया कहाँ से। खैर अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अशफी इमामबाड़ा का निर्माण किया था? अशफी इमामबाड़ा का निर्माण किसने किया था? तो जो जवाब निकल के आ रहा है वो है आसफ उद्दौला, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से आया है। 71 नंबर सवाल, किस किले को अंग्रेज द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था?
बताइए, गोलकुंडा का किला, गिंगी किला, आगरा का किला, आमेर का किला। सही जवाब दिया गया है गिंगी किला। 72 नंबर, बंगाल के शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की? तो ये सबको पता होना चाहिए। दोहरी प्रणाली की जो स्थापना था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अब 73 नंबर देखेंगे कि यहाँ पर दो बातें दी गई हैं। अब इनमें से दोनों सही है, एक सही है, कौन सा सही है कि दोनों गलत है, ये आपको बताना है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की बक्सर के युद्ध ने, या 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। अब बताइए इनमें दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और आपके ऑप्शंस ये रहे। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा दोनों कथन जो है वो सही है। बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? तो बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर मुर्शीद कुली खां के अधीन हो गया था। 75 में देखेंगे 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून जो है बहादुर शाह जफर को भेजा गया था, ये तो सबको पता होना चाहिए। 76, पटना में 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में? तो पटना से पीर अली ने किया था, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग ज़रूर जानते होंगे, मुझे इतना तो कंफर्म मैं हूँ कि आप लोगों को ये वाली बात तो ज़रूर पता होगा। खैर फिर 77 देखते हैं। वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मतलब 1857 का विद्रोह वहां तक नहीं पहुंचा था, उस पर कोई प्रभाव जो है 1857 के क्रांति का नहीं पड़ा था। तो आपके ऑप्शन जो है वो है अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा मद्रास, बी आंसर। 78, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था, ये सबको पता है। 79, 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया? 1857 के क्रांति के बाद भारत का प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड स्टैनली को। 80 नंबर, लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? लखनऊ में विद्रोही और अंग्रेज के बीच में सबसे भीषण लड़ाई जो है वो रेसिडेंसी के पास हुई थी। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस शायद हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1938 में, और यहाँ पर उनके त्यागपत्र देने के बाद किनको, इनमें से ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए किनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो जो सही जवाब यहाँ पर दिया गया है वो है सी राजेंद्र प्रसाद। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? बताइए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, कब कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बनारस 1905 में, कलकत्ता 1906 में, सूरत 1907 में या लखनऊ 1916 में? तो सही जवाब है लखनऊ 1916 में। 84, थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण की वकालत करते थे? तो थियोसोफिस्ट जो थे वो हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म तीनों के जो है सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण की वकालत करते थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो कांग्रेस के ऊपर आरोप जो लगाया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किस गवर्नर पर गोली चलाई गई? अब किसने गवर्नर के ऊपर गोली चलाई? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, दुर्गा दास, लेकिन ये शायद ऑप्शन इसमें से आंसर जो दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से वो शायद गलत था। बिहार बोर्ड ने सुनीता चौधरी जवाब दिया है इसका। आप लोग बताएंगे कि इसकी सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? वंदे मातरम शीर्षक गीत कब बना, किस आंदोलन के जरिए? तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद, तो उसी के तहत जो है वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ये तो सबको पता है, करमचंद गांधी।
और अगला सवाल, गांधी जी द्वारा बीएचयू में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब गांधी जी ने भाषण दिया तो उसको जो है सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। स्वर्ण मंदिर के साथ, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, सबको पता है। एक और मशहूर मंदिर कौन है बताइए? स्वर्ण मंदिर के साथ साथ अमृतसर में ही एक और मशहूर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मंडी मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, ज्वाला माता मंदिर या नौलखा मंदिर? तो आपका जो सही जवाब है वो है दुर्गियाना मंदिर। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? बताइए, किस समाज सेवी ने अपनी ज़मीन दी थी? मौलाना सादिक खान ने, मौलाना मजहरुल हक ने, और मौलाना जियाउर रहमान ने, मौलाना आबिद अजली ने। किसने दिया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने दिया था। समाज सेवी ने अपनी ज़मीन, और मजहरुल हक स्टेडियम जो है आपका पटना में है। खैर, यहाँ पर साइमन कमीशन की बात आ गई 92 में। साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसीलिए विरोध किया गया था। ये तो सबको पता होना चाहिए। सवाल के जवाब, मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की? मुस्लिम बहुल पश्चिम यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम ज़्यादा है, तो मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 94, सर सैयद अहमद खान ने एम ए ओ माओ कॉलेज की स्थापना कब की? तो सर सैयद अहमद खान ने 1876, 1875, 1874 या फिर 1873। तो इसका जो सही जवाब है वो दिया गया है 1875। किस वायसराय ने पीरपी रिपोर्ट को झूठे का पुलिंदा बताया था? किस वायसराय ने पीरपी रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? तो सही जवाब है कर्जन लिथगो, बेबेल या माउंटबेटन। तो लिथगो ने पीरपी रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था। 96 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? तो करो या मरो। और 97, किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? बताइए, किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? तो ये था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे। और पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? पिंजर जो कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसकी लेखिका अमृता प्रीतम है। ये गलती आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का तो कौमी तराना किसने लिखा है? तो हाफिज जालंधरी ने। ऑप्शन नंबर ए। अब आ गया आपका आर्ट ऑफ टीचिंग। यहाँ से आपके बनेंगे 30 सवाल। तो इसमें गलती शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा। शिक्षा का उद्देश्य उसको निर्धारित करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व होना चाहिए किसका? तो यहाँ पर जो है माता पिता का, शिक्षार्थी का, समाज का, शिक्षक का। तो प्राथमिक की बात कर रहा है तो ऐसे में तो माता पिता यानी घर होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व यहाँ पर जो जवाब है वो दिया गया है समाज का। अगला सवाल, शिक्षा का उद्देश्य की आधारशिला क्या है? शिक्षा का उद्देश्य की आधारशिला क्या है? तो इसका जो सही जवाब दिया गया है वो है दर्शन शास्त्र। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा पाठ्यचर्या, मूल्यांकन, आकलन, शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब पाठ्यचर्या। इनमें से एक शिक्षार्थी लक्ष्य नहीं है, कौन सा? एक शिक्षण का लक्ष्य नहीं है यानी गोल। तो यहाँ पर जो है शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षण का लक्ष्य नहीं होता है। व्यक्तिगत विकास सही है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना सही है, अधिगम सुगम करना सही है। इनमें से कौन एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है? तो यहाँ पर जो है सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना की बात हो रही है, तो उससे विकसित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वह है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। 106, पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए किससे? तो पाठ्य योजना में गृह कार्य जो है पूर्व ज्ञान से ही संबंधित होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो है श्यामपट्ट कार्य, विशिष्ट उद्देश्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका वो होगा मूल्यांकन।
पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है किसमें? प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति या चौथी पंक्ति में? तो जो सही जवाब आपका होगा वो होगा प्रथम पंक्ति में पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। 109 पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्व अनुमान लगाना। ब्लूम से सवाल आ रहा है हर सेशन में, हर सेक्टर में, हर शिफ्ट में। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर क्या है? तो मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर जो है वो है चरित्र चित्रण। 111 सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि, ये दोबारा सवाल पूछा गया, तो ये जो है 36 मिनट का होता है। अगला सवाल, अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है किसमें? प्रस्तुतिकरण में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान, शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े एवं क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना। ये भी दोनों सही है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की अक्षमता क्या है? तो ये जो है तंत्रिका विकार है, आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो छात्रों के बीच कंपटीशन, ये शामिल नहीं है। 116 पुस्तकालय प्रदान कर सकता है भौतिक सामग्री, डिजिटल सामग्री, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है लगभग हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट में पूछा गया है, और इसका जो सही जवाब है वो है ए बी दोनों। वो भौतिक सामग्री और डिजिटल दोनों आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो पुस्तकालय के लिए टहलना जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी नहीं, इनमें से अधिगम पढ़ाई। अगला सवाल, एक शिक्षक को क्या पूछना चाहिए? एक शिक्षक को, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट में, आप लोग पता कर लीजिएगा दूसरे शिफ्ट से या दूसरे सब्जेक्ट से। शिक्षक को कैसा पूछना चाहिए सवाल? अर्थपूर्ण सवाल पूछना चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? अगर शिक्षक के विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव होगा तो शिक्षक असफल डेफिनेटली हो जाएंगे। 120 शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए किसमें? तो शिक्षक को शिक्षण विधि में, किसी एक शिक्षण विधि में या सभी में? तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो सभी में होगा, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। और ज्ञान क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्ञान जो है सूचना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है किसके दौरान? तो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है ना, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 123 रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो रुचि के मूल्यांकन के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है? विषय केंद्रित, समस्या केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो देखिए शिक्षक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए शिक्षक केंद्रित जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 125 निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है? तो पाठ्यचर्या की प्रकृति जो है वो सक्रिय नहीं है। प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कट्टरवाद जो है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद ये सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जवाब जो है वो ए है। 127 शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, मालिक और समाज के रूप में या व्यक्तिगत रूप से नहीं। विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर मेहनत करते हैं, तभी जो है हमारे लिए सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है विफलता। अगला सवाल, चौक बोर्ड एक प्रकार का क्या है? तो वहाँ पर हम लोग देख के पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो श्रव्य जो है सामग्री है ये। सॉरी, श्रव्य तो सुनने वाला होता है ना, यहाँ पे गलत हो गया। तो ये दृश्य है, देख कर ना। चलिए, टेलीविज़न तो हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाएगा। अब आ जाता है आपका अदर स्किल, यहाँ से जीके होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, सब कुछ होगा। तो पहला सवाल, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होना चाहिए, सही जवाब सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? हमने यहाँ पर जो है इस सवाल का गलत जवाब दिया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है।
और हमने गलती से लेटराइट मिट्टी लगा दिया था, जो कि गलत उत्तर हो जाता है। खैर 133 में आ जाते हैं। कौन सा या कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो इनमें से ट्रेजरी बिल, इसमें भी पैसे की बात होती है, वाणिज्यिक पत्र में भी पैसे की बात होती है, जमा प्रमाण पत्र इसमें भी पैसे की बात होती है, डिपॉजिट वाला स्कीम में। तो यहाँ पर सभी जो है आपका राइट आंसर होगा। 32 फरवरी, ये देखिए सवाल गलत यहाँ पे हो गया ना, 32 फरवरी इन्होंने लिखा हुआ है। 32 फरवरी कभी आता है क्या? तो खैर छोड़िए, हम इसको पढ़ेंगे फरवरी, क्योंकि दूसरे सेट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे सब्जेक्ट में यही सवाल, तो वहाँ पे सिर्फ फरवरी लिखा गया था, तो इसीलिए 32 को आप लोग इग्नोर करिए। फरवरी 1938 में बिहार के निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दिया था? तो राजनीतिक कैदियों के रिहाई के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया था। समाचारों में रहा उल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, और यहाँ पर जो है हिस्ट्री में पूछा गया है। पेपर 1 सोशल साइंस में पूछा गया ये सारा सवाल, अदर स्किल का सारा सवाल टू कॉपी है। थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री के पेपर से आप जो है सोशल साइंस के पेपर मिलाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो उल्पिन जो है वो है भूमि संसाधन से जुड़ा हुआ। 136, ये जो कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? कांसा जो है टीन और कॉपर का, ठीक है। और 137 देखेंगे, हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है? हाथी 3 महीने में हाथी का बच्चा का वजन लगभग 100 किलो होता है, और वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां या झाड़ियों को खाता है। ऑप्शन सी, हाथी बहुत अधिकतर आराम नहीं करते हैं और वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं, या हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। आपके ऑप्शन है सी डी, बी डी, ए बी, ए सी। तो सही जवाब हो जाएगा सी डी, यानी कि ये जो दोनों ऑप्शन है नीचे वाला वो सही है, बाकी के जो है वो गलत है। 138, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो मधुमक्खी पालन अगर बिहार के लोग चालू करते हैं तो मधुमक्खी पालन उस समय की जाती है जब सरसों की खेती होगी, तो सरसों की खेती जो है वो रबी फसल में आती है, इसलिए अक्टूबर से दिसंबर जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इस कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन करिए। तो हम यहाँ पर इस कथन को नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। सही जवाब आप लोगों के सामने है, ए आर दो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन ये लग रहा है सीटेट की तरह, ठीक है। पेपर 2 में सीटेट ऐसे ही सवाल करता है। इसमें भी कथनों पर विचार करिए। ये सवाल जो है सोशल साइंस के दिन नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर जो है हिस्ट्री में पूछा गया है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, और इसका जो सही जवाब है ए गलत है परंतु बी सही है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 141, इसका एक गुणनखंड कौन सा नहीं है? यहाँ पर ये मैथ से सवाल है। अगला सवाल है 100 लाख को किस रूप में जाना जाता है? 100 लाख को हम लोग 1 करोड़ कहेंगे, तो ये यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका मैथ से है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब ये पढ़ पाएंगे आप लोग। प्रियदर्शनी इतना केजी बादाम, इतना केजी किशमिश, इतना केजी काजू को मिलाकर इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 पैकेट में भर देती है, तो हर पैकेट का भार कितना होगा ये आप लोग निकाल लेंगे। और इसका जो है एक वर्ग की भुजा इतना है, तो वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो वर्ग की भुजा अगर 4 है तो क्षेत्रफल 16, और अगर 8 कर देंगे तो 64, तो 16 चौका 64, 4 गुना हो जाएगा ये। तो इसका जो सही जवाब है वो 4 गुना। ऐसे भी अगर आपका ऑप्शन 5 दिया है तो यहाँ से बना लीजिए, 5 है तो 25 इसका क्षेत्रफल, और इसको 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 4 गुना हो गया ना। अब 145, रूबिका ने कार इतना बजे यात्रा शुरू की और उसी दिन इतना बजे समाप्त की, कितना समय लगा? ये तो आप लोग निकाल ही लोगे, और इसका जो सही जवाब है 4 घंटा 25 मिनट। और अपराध तो दंड तो विलेख तो क्या, ये भी कॉपी है सोशल साइंस का, तो इसका जो है आनंद आंसर हो जाएगा। वह सब चुने जो बाकी से कम मिलता जुलता है, तो ग्रेनाइट जो है वो बाकी से कम मिलता जुलता है। अगला सवाल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस ये सब कोयले के जो है वो प्रकार है, लेकिन ग्रेनाइट कोयले का प्रकार नहीं है। इसमें से फाइंडिंग मिसिंग वन, इनमें लुप्त संख्या आपको यहाँ से निकालना है, क्या होगा? इसका सही जवाब राइट आंसर जो है 8 हो जाएगा।
अब ये रीजनिंग का सवाल है, डेयर को ऐसे लिखा जाता है, फेट को ऐसे लिखा जाता है, तो फेयर को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग जो है इसी में से डेयर फेट को छांट के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एफ है तो एफ के लिए इन्होंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम 2 से आंसर स्टार्ट करेंगे। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ए यहाँ पे पूछ रहा है तो ए के लिए इन्होंने 0 दिया है, यहाँ पर भी ए के लिए 0 है, तो 2 0 2 0 दोनों में मिल रहा है। अब आपका आंसर आ जाएगा। आर के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ पे आर का वैल्यू दिया गया है, तीसरे स्थान पे आर है और 8 लिखा गया है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम सवाल तो हर कोई से पूछा गया है और इसका जो सही जवाब है वो है भतीजा। तो यहाँ पर ये था हिस्ट्री के क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 के। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी कितने आपने सही जवाब दिए, कितने जवाब गलत थे इसमें, वो भी बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।